नमस्कार, स्वराज राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत सुर्खियों के साथ। देश भर की ही तरह राजस्थान में भी अनलॉक फेज का पहला दिन। जयपुर में खुले बाजार। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, संभल कर रहना होगा। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर अब 19 को चुनाव आयोग ने किया ऐलान। कोरोना की वजह से टाले गए थे चुनाव। नहीं थम रहा है चूरू के एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई की खुदकुशी का मामला। बिश्नोई समाज सीएम से मिला, फिर की सीबीआई जांच की मांग। जयपुर में कई सामाजिक संगठनों ने उठाया लॉकडाउन में हुई मौतों का मामला। राष्ट्रीय शोक दिवस के तहत की मुआवजे की मांग। चुनाव आयोग ने अप्रैल में खाली हुई राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। चुनाव आयोग की ओर से यह बताया गया कि ये चुनाव अब 19 जून को होंगे। इससे पहले देश में कोरोना संकट के चलते मतदान को टाल दिया गया था। आपको बता दें कि इसमें राजस्थान की भी 3 सीटें हैं। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी ने नामांकन दाखिल किया था, तो वहीं बीजेपी की ओर से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत ने नामांकन दाखिल किया था। संजय बोरा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। संजय, 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशियों के बीच यानी कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान और यूं कहें लखावत ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। जी हाँ, देखिए जो सीटों की संख्या है दोनों पार्टियों की, उसके मुताबिक कांग्रेस 2 सीटें और बीजेपी 1 सीट आसानी से जीत सकती थी। और शुरू में लग भी ऐसा ही रहा था कि शायद यही होगा, क्योंकि बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत का एकमात्र जो उम्मीदवार थे उनको उतारा था। लेकिन अंतिम समय पर ओंकार सिंह लखावत से भी पर्चा भरवाया गया और इस तरह से एक जिसको कहें जो कोशिश हमने गुजरात में देखी थी, जो कोशिश हमने मध्य प्रदेश में देखी थी, वही कोशिश यहाँ पर भी हुई है कि किसी तरह से कांग्रेस के कुछ वोटों को तोड़ा जाए और जो निर्दलीय और दूसरे लोग हैं उनको मिला करके और ये सीट निकाली जाए। अगर सीट नहीं भी निकलती है तो कम से कम कांग्रेस के खेमे में एक हलचल, एक घबराहट पैदा की जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे संजय समझें, चूंकि जो सियासी गणित निकल कर आता है तो कांग्रेस के 2 और बीजेपी का 1 प्रत्याशी का चुनावी मैदान में जिस तरह से पहले से तय था कि उतरेगा, तो उसमें फिर निर्विरोध होता, किसी तरह का कोई मुकाबला नहीं होता। अब चूंकि जिस तरह के ओंकार सिंह लखावत के उतरने से जो रोचक मुकाबला है, क्या आपको अब समीकरण समझ में आ रहे हैं? देखिए, वैसे मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई दिक्कत होनी है, क्योंकि उसके पास पहले से ही 101 उसके उम्मीदवार विधायक थे और 6 उसने बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे वो पार्टी में शामिल कर लिए थे। 108 हो गए। उसके अलावा कई जो निर्दलीय हैं वो उनके साथ थे और राष्ट्रीय लोकदल के जो एकमात्र उम्मीदवार जो कि गहलोत सरकार में मंत्री हैं, डॉक्टर सुभाष गर्ग, इन सबको मिला के अगर हम नंबर देखें तो कांग्रेस काफ़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए। लेकिन कि ये एक खबर आई, मतलब कुछ ऐसा चुगबुकाहट थी कि कांग्रेस का एक खेमा नीरज डांगी के नाम पर खुश नहीं है और उसको उनके नाम को लेकर असंतोष है। तो इसलिए फिर बीजेपी ने शायद ये आखिरी वक्त पे दांव चला कि कांग्रेस के यदि कुछ असंतुष्टों को अगर हम मिला सकें और वहाँ पे कोई एक चैनल खोला जाए, बैक चैनल, उनसे बातचीत करने का, और इस तरीके से 15-20 वोट अगर हम निकाल लें तो बाकी निर्दलीय और जो दूसरे हमारे उनके खुद के जो बचे हुए उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, क्योंकि बीजेपी के पास भी 73 विधायक हैं और 51 राजेंद्र गहलोत को मिलने के बाद 22 उनके पास बचते हैं। तो यदि इन 22 प्लस निर्दलीय और फिर कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार विधायक तोड़ के और वो अपना गणित पूरा करना चाहती थी। चलिए, शुक्रिया इस पूरी कैलकुलेशन को समझाने के लिए। संजय बोरा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज से केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 1 लागू किए जाने के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सारी जोन्स खत्म कर दी गई हैं, सिर्फ कैंटोनमेंट जोन को ही बरकरार रखा गया है। ऐसे में आज राजधानी जयपुर में ही सड़कों पर लोग भी दिखे, बाजारों में चहलकदमी भी देखने को मिली है। इकोनॉमी पटरी पर लौटे, इसे लेकर चिंता है। व्यापारी वर्ग ने अब ये राहत की सांस ली अनलॉक 1 के साथ। लेकिन चिंता की बात यह भी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए भी दिखाई दिए हैं सड़कों पर। अनलॉक 1 के तहत अब छूट का दायरा बढ़ गया है। कैंटोनमेंट जोन को छोड़कर जयपुर का परकोटा बाजार आज पूरे 71 दिन बाद खुला है।
जयपुर के इन बाजारों में हर महीने करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते पिछले 2.5 महीने से सब कुछ ठप पड़ा था। अब परकोटे के सभी प्रमुख बाजार जैसे कि जौहरी बाजार, किशन पॉल बाजार, चौड़ा रास्ता, बापू बाजार सब खुल गए हैं। बाजारों में लोगों की चहलकदमी भी देखने को मिली, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी रही। लंबे समय के बाद दुकानें खोलने की इजाजत मिलने पर व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि लॉकडाउन में घरों में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, कारोबार नहीं होने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। 70 दिनों के बाद आज बाज़ार खुला है और बड़ी खुशी है इस बात की हम काम पे लौटे हैं। पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई है, लेकिन साथ ही कोरोना वायरस का डर भी जहन में बैठा हुआ है। जिस तरीके से देश में रोज़ केस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से हमें कई एहतियात बरतने होंगे। जो सरकार ने हमें गाइडलाइंस दी है, उन गाइडलाइंस के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ार आगे चलेगा और जो 70 दिन में जो भी हमारा नुकसान हुआ है, शादियों का सीज़न नहीं चला, शादियों का सीज़न बंद हो गया और उस दौरान जो हमारा नुकसान हुआ है, हमारी कमाई जो ख़त्म हो गई थी, हम आशा करते हैं कि आने वाले समय के अंदर ग्राहकी का बेहतर हमें रेस्पॉन्स मिलेगा और हम इस नुकसान की भरपाई करके आगे बढ़ सकेंगे। मार्केट में लोग भी आ रहे हैं, सब जो गवर्नमेंट ने नियम बना रखे हैं उनका पालन कर रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं, हाथों में कईयों ने मोजे भी पहन रखे हैं और थोड़ा खुलापन लग रहा है। जो एक बंद माहौल था उससे थोड़ी आज़ादी मिली। अनलॉक 1 के पहले दिन आज बाजारों में काफी चहल पहल देखने को मिली। हालांकि इस दौरान लोग गाइडलाइंस को तोड़ते भी नजर आए हैं। बाजारों में चाहे दुकानदार हो या फिर ग्राहक, सभी के लिए मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन बावजूद इसके सभी लोग मास्क लगाए नहीं दिखाई दिए। आज सुबह जब परकोटा के जौहरी बाजार का रास्ता वहां पर खुला, तब कुछ दुकानदार बिना मास्क लगाए हुए दिखाई दिए। ऐसे में पुलिस की ओर से उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की गई। अनलॉक 1 के अंदर जो कर्फ्यू खोला गया है उसमें पालना की जा रही है। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बंद रखा गया है, जिसमें टैक्सी, टेम्पो, ट्रेवल्स, सिटी बस है, ये बंद है। किसी भी प्रकार के जो सैलून हैं, हेयर सैलून है, नाई है, ब्यूटी पार्लर्स की दुकानें, ये बंद रखी गई है। बरामदों में डिस्प्ले नहीं होगा, ठेले खोमचे वाले हैं ये भी नहीं रहेंगे। फुटपाथ पे खाने पीने वाली चीज़ों को भी बंद रखा गया है। बाकी सामान्य रूप में धीरे धीरे इस पालना को करवाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि सिस्टमेटिक रूप से पालना हो। ये जरूरी है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, ये भी जरूरी है कि जो जिंदगी है, जीवन है, वो भी पटरी पर आए। और उसके लिए जरूरी ये भी है कि जो निर्देश, जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दिए गए हैं, उसको जरूर आप उसके फॉलो करें। जिस तरह से मास्क लगाना है, इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और ये आपके हित के लिए है। भले ही राजस्थान में आपको बता दें कि अनलॉक 1 शुरू हो गया हो, लेकिन सरकारें और प्रशासन भी ये जानते हैं कि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। इसीलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को ट्वीट करते हुए अपील की कि लोग सरकार के नियमों को पूरी तरह से मानें। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा कि लॉकडाउन 5 आज से शुरू हो गया है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कोरोना का खतरा बना हुआ है, जिससे लड़ाई अभी जारी है। हमारी सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वच्छता, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग पर निर्भर है। रामस्वरूप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, लॉकडाउन 5 या यूं कहें कि अनलॉक 1 आज से लागू हो गया है। आज पहले दिन कैसी रही तस्वीर प्रदेश की? देखिए, प्रदेश में और जयपुर की बात करें तो एक तरह से लगभग पूरा खुला हुआ नजर आया है। हालांकि कई जगह देखने को मिला कि जो सरकार के द्वारा जो मापदंड तय किए गए थे, जो नियम बनाए गए थे कि सोशल डिस्टेंस की पालना करनी है, उसकी कहीं ना कहीं जो है अवहेलना नजर आई। जिस तरह से हमने देखा कि जयपुर शहर के परकोटा इलाके में जब आज सारे बाजार खुल गए तो बाजार के दौरान भी कई दुकानदार ऐसे मिले जिन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे। वो कुछ जो राहगीर मिले वो भी बिना मास्क के थे। हालांकि वाहनों की रहने पहल काफ़ी देखने को मिली, लेकिन जहां जहां पर ये मास्क का प्रयोग लोगों ने नहीं किया तो वहां पर पुलिस ने जो है सुबह से ही एक्शन शुरू लेना शुरू कर दिया था। जिस तरह से सुबह हम 10 बजे के आसपास जैसे ही मार्केट खुलने का समय होता है तब हम वहाँ गए थे, तब देखा था कि पुलिस जो है जो भी दुकानदार कोई दुकान खोलने के लिए आ रहे थे तो उनका यदि मास्क का प्रयोग वो नहीं कर पा रहे थे तो उनके हाथों हाथ उनको रोक करके चालान काटा गया। उनका 200 रुपये का चालान पुलिस काट रही है। उसके साथ में नगर निगम भी जो है वो भी लगातार चालान काट रही है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि लॉकडाउन खुला है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ढील दी गई इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो गया है। खतरा अभी बरकरार है।
सावधान हम सबको रहना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लेकिन अपने रामस्वरूप ट्वीट में पूरी कहा तरह से कि- लोगों पर भी नहीं छोड़ा जा सकता कि ये उम्मीद के साथ कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं, इन गाइडलाइंस को फॉलो कराया जाए। दूसरा ये कि काफी हद तक पर्यटन भी खुल गया है, चिड़ियाघर भी खुल गया है, तो क्या वहां पर टूरिस्टों का आना अभी शुरू हुआ? ये लोग अभी भी डरे हुए हैं? देखिए, पर्यटन स्थल खुलने का आज पहला दिन था और जो चिड़ियाघर वगैरह है वहाँ तो कुछ लोग जो स्थानीय लोग हैं वही वहाँ पर पहुँच पाए थे, बाकी कहीं नहीं पहुँचे। और जिस तरह से बाकी जो स्मारक हैं या संग्रहालय हैं उनको खोलने का काम आज से शुरू हुआ, लेकिन सैलानियों के प्रवेश जो है वहाँ पर सप्ताह में 4 दिन दिया जाएगा, जिनमें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार, यानी कि कल से शुरुआत होनी है। तो ऐसे में कल देखना होगा कि किस तरह के वहाँ पर मूवमेंट रहता है। लेकिन आज हमने देखा कि जितने भी संग्रहालय हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर लोक कलाकारों ने रिहर्सल किया, क्योंकि पर्यटकों को रिझाने के लिए लोक कलाकार वहाँ पर प्रस्तुति देते हैं। पर्यटन विभाग की तरफ से जो लोक कलाकारों की टीम आज गई थी, तो अलग अलग जगह पर जैसे हवा महल हुआ, अल्बर्ट हॉल हुआ, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, वहाँ पर लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देख करके रिहर्सल किया ताकि पर्यटक जो है वहां पर आ सके। लेकिन वहां पर भी साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि पहले सप्ताह में कल जो दिन रहेगा मंगलवार का, सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे जी, निःशुल्क खुले रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो परसों है वहां पर टाइम बढ़ाया गया है कि सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक वहां पर। और बिल्कुल जरूरी ये भी कि एहतियात के तौर पर जो भी कदम उठाए गए हैं उसको भी लोग पालन करें। शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजस्थान में आज से सभी पर्यटन स्थल यानी कि स्मारक और संग्रहालय खोल दिए गए हैं। हालांकि जून के पहले और दूसरे सप्ताह में दर्शकों के लिए स्मारक और संग्रहालय केवल 4 दिन के लिए ही खुलेंगे। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को ये देसी विदेशी जो सैलानियों के लिए खुले रहेंगे। इन दोनों सप्ताह में सैलानियों से किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। तीसरे सप्ताह में आधे शुल्क के साथ एंट्री ली जाएगी। हालांकि बाघ संरक्षित क्षेत्र को फिलहाल इस दायरे से बाहर ही रखा गया है, यानी कि सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर हिल्स आदेश तक, जो आगामी आदेश है तब तक बंद ही रहेंगे। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details, contact 180030026072. SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500. हाईकोर्ट ने चूरू के SHO विष्णुदत्त बिश्नोई की संदिग्ध खुदकुशी की CBI जांच की मांग भले ही ठुकरा दी हो, लेकिन अभी भी अलग अलग संगठन अपने अपने तरीके से CBI जांच की मांग कर रहे हैं। आज बिश्नोई समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से CBI जांच की मांग रखी। हमारे साथ राजस्थान सरकार के मंत्री सुखराम बिश्नोई जी जुड़ गए हैं। सुखराम बिश्नोई जी, आपका स्वागत है।
सोलार राजस्थान में मेरा आपसे सवाल है, चूंकि लगातार अब सरकार पर अलग अलग संगठन भी दबाव बना रहे हैं, ये कहते हुए कि विष्णु दत्त बिश्नोई की जो खुदकुशी का मामला है उसमें सीबीआई को ये मामला सौंपा जाए। इसको लेकर अब सरकार क्या सोच रही है? सुखराम जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? अपने दर्शकों को बता दें कि हाईकोर्ट ने चूरू के एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई की संदिग्ध खुदकुशी के मामले को सीबीआई की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो जनता है वो ये मांग कर रही है कि विष्णुदत्त बिश्नोई की जो खुदकुशी का मामला है उसे सीबीआई जांचे। जो बिश्नोई समाज है उसने खुद मुख्यमंत्री गहलोत से एक चिट्ठी के जरिए ये मांग की है। हमारे साथ सुखराम बिश्नोई जी जुड़ गए हैं जो कि राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। सुखराम जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? हेलो जी, मेरा आपसे सवाल है, चूंकि बिश्नोई समाज की तरफ से भी लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा अलग अलग संगठन भी यही मांग कर रहे हैं कि सरकार सीबीआई से जांच कराए विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या के मामले की। इसको लेकर अब सरकार क्या सोच रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के जो प्रतिनिधिमंडल मिला उनसे बात की और उनकी भावना को जाना। पूरे समाज को सीएम साहब पर भरोसा है, उनकी भावना को, समाज की भावना को सीएम साहब कदर करेंगे। जी सुखराम जी, लेकिन यहाँ पर जो संगठन है वो यही कह रहे हैं कि हमें यही चाहते हैं कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, तो क्या आप लोग इसके लिए सिफारिश करने जा रहे हैं? नहीं, हमारी मीटिंग हो गई, साहब से समाज ने निवेदन किया है और साहब की समाज की भावना का साहब कदर करेंगे। शुक्रिया सुखराम जी हमसे जुड़ने के लिए। राजस्थान सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़े थे जो कह रहे हैं कि सरकार इस बाबत सही निर्णय ले रही है। आपको बता दें कि लगातार दबाव सरकार पर बनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट भी इस मांग को खारिज कर चुका है। पिछले करीब 2.5 महीने से लगे लॉकडाउन के दौरान राज्य के गरीब और बेघर लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा। कई बेघर मजदूरों को हादसों का शिकार होकर अपनी जान तक गंवानी पड़ी। ऐसे हादसों में देश भर में 772 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में कई सामाजिक संगठनों ने आज जयपुर में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुआवजे की मांग रखी। हमारी मांग है मुख्य तौर पर कि सबको राशन दिया जाए। एपीएल बीपीएल को ख़त्म करके सभी को खाद्य सुरक्षा के तहत 10 किलो अनाज और 1 किलो तेल और 2 किलो दाल हर परिवार को हर माह देना सुनिश्चित किया। ये जो मृत्यु हुई है अकारण हमारे देश के लोगों की, उसके लिए हम आज एक शोक दिवस भी मना रहे हैं। और ये शोक दिवस इसलिए है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है, लेकिन तमाम जनता, तमाम देश उनके साथ खड़ा है। मजदूर अभी फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित फ्री में भारत सरकार ट्रेन से, बस से, जैसे भी उनके घर पहुंचाए और वहां पे उनके काम की, उनके खाने की व्यवस्थाएं करे। हर मजदूर को, जो जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको पैसा दिया जाए। इस तरह की ये सारी मांगों को लेके केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी कि जो प्रवासी मजदूर वापस राजस्थान में आए हैं उनके लिए काम की व्यवस्था की जाए और उनके लिए खाने की जो बात है वो पूरा, ये केवल ऐसा नहीं कि खाद्य सुरक्षा में जो है उन्हीं को नहीं, सारे लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाए। असंगठित मजदूर यूनियन के अध्यक्ष मुकेश गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश गोस्वामी जी, आप लोगों ने राष्ट्रीय आज शोक दिवस भी मनाया है और जो आपका कहना है कि हादसे में देश भर में अब तक 742 लोगों की मौत हुई है, आपसे हम जानना चाहेंगे नंबर आपको कैसे मिला है? क्या कोई सर्वे किया है? क्या आधार रहा आपका? जी, ये बेसिकली एक हमारे कुछ दोस्तों ने एक वेबसाइट भी बनाया है और मैंने उसका लिंक भी भेजा था। हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनको भी भेजा था। अलग अलग जगहों से जहां से भी रिपोर्टिंग हुई है, जिन भी अखबारों में, टेलीविज़न में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, वेब पोर्टल्स पे जहां जहां भी ये रिपोर्टिंग हुआ है, या जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसकी तरफ से जो आंकड़े आए हैं, उन सबको मिला के अलग अलग कुछ लोगों ने इसके लिए आंकड़े एकत्रित करने के लिए ये सब वेबसाइट बनाया है। उससे ये आंकड़े लिए हैं और अभी हो सकता है कि कुछ इसमें भी मिस हो गया हो, किसी अखबार की कतरन नहीं आ पाई हो,
किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई खबर चली हो वो भी रह गई हो, तो ये बड़ा ही एक तरीके से बहुत हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि 742 लोग, सड़क हादसे, भूख और पुलिस की ब्रूटलिटी भी उसमें शामिल है कि बहुत लोगों ने, पुलिस ने बहुत लोगों को पीटा। अब देखना होगा मुकेश जी कि आप जो मांग कर रहे हैं मुआवजे की, उसको लेकर सरकार आगे क्या सोचती है, क्या विचार करती है और क्या ऐलान करती है। शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार सुबह कोरोना के 149 नए मामले सामने आए हैं। इनमें भरतपुर में 44, जयपुर में 32, बारा में 27, पाली में 21, कोटा में 10, झालावाड़ में 5, झुंझुनू में 4 पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद कुल पॉजिटिव का जो आंकड़ा है 8,980 पहुंच गया है। वहीं 4 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। राजस्थान में 24 घंटे का जो आंकड़ा अपने दर्शकों को बता रहे हैं, सोमवार सुबह तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 149 नए मामले सामने आए हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो भरतपुर से सामने आए हैं। 44 भरतपुर से केसेस हैं, जयपुर में 32 हैं, बारा में 27 हैं, झालावाड़ में 5 हैं, झुंझुनू में 4 पॉजिटिव केस हैं और इसके बाद कुल जो पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है वो 8,980 पहुंच चुका है। चलिए अब सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा क्या कह रहे हैं। लेकिन 1 मई के बाद में हमारे माइग्रेंट लेबर और प्रवासी राजस्थानी आए तो 2543 पॉजिटिव केसेस वो बढ़ गए। उसको मिला के आज पूरे राजस्थान में 2742 पॉजिटिव केसेस के रूप में कुल मिला के लोग हैं और रिकवरी का जो परसेंटेज है हमारा वो 67.26% है, जो अब तक का सर्वाधिक है। तो अब स्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं। हमने पहले जयपुरी अस्पताल को कोविड फ्री किया, अब आज 1 जून से SMS अस्पताल को फ्री किया है। जोधपुर में कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव पर काबू नहीं पा रहा है। रविवार को मिले 54 पॉजिटिव के बाद सोमवार दोपहर 26 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की जो संख्या है 1,556 तक पहुंच गई है। इनमें 1,126 को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 19 की मौत हुई। कुछ नए क्षेत्र में भी पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले 1.5 साल से फरार चल रहे पूर्व IAS अशोक सिंघवी ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15 जून तक के लिए जेल भेज दिया है। साल 2015 में खान विभाग के करोड़ों रुपए के घूस कांड में तत्कालीन अतिरिक्त प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी सहित 6 आरोपियों को ACB ने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अशोक सिंघवी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। लॉकडाउन की वजह से पिछले 2.5 महीने से सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार की पहल पर दूरदर्शन की ओर से शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत स्कूली बच्चों को घर बैठे शिक्षण सामग्री का टेलीकास्ट दूरदर्शन के जरिए किया जाने लगा है। DD राजस्थान चैनल पर आज पहले दिन दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे और 9 बजे से लेकर जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेलीकास्ट किया गया। मैंने टीवी पर ये सीखा कि पौधे कैसे बड़े होते हैं, कैसे उगाते हैं, नए पौधे कैसे बनाते हैं, पौधे कैसे उगते हैं, नए पौधे कैसे बनाते हैं, पौधों को कीड़ों से कैसे बचाते हैं, पौधे हमारे लिए कितने फायदेमंद होते हैं। आज हमने ये लेसन में सीखा। राजस्थान में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से प्रदेश वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश के करीब 20 जिलों में पिछले 3 दिनों से अलग अलग समय हल्की हल्की बारिश हुई, तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है। जयपुर में आज दोपहर बाद मौसम अचानक बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही इस बात का अनुमान लगाया था कि बारिश 28, 29, 30 तारीख में होगी और उसके बाद जून में केरल और तमिलनाडु में दस्तक दे चुका है मॉनसून और माना जा रहा है उत्तर भारत तक 4 दिन में पहुंचेगा। लेकिन इस बीच प्री मॉनसून बारिश प्रदेश के मौसम को सुहावना बना रही है।
और स्वराज राजस्थान में आज के लिए इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।